है फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 46। अहमद इरफा को कहता है कि आप ख़ुद को संभाल के चलो। इरफा जैसे तैसे करके आराम आराम से चल रही होती है और फिर वो एक आधा घंटा वेट करते हैं क्योंकि फ़्लाइट 1 घंटा लेट होती है। तो वो जब पहुँच जाते हैं तो इरफा कहती है कि अब जब तक 1 घंटे में फ़्लाइट आए तब तक क्या मैं यहाँ पे रेस्ट कर लूँ। अहमद कहते हैं कि तुम सोओगी फिर तुम्हें कौन उठाएगा, ये चीज़ें कौन उठाएगा, तो तुम रेस्ट तो करो लेकिन नींद मत सोना मेहरबानी करके, क्योंकि अगर तुम नींद सो गई तो ट्रैवल करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इरफा सोच रही होती है कि इसकी बात कौन सुने, मैं तो नहीं सुन रही। इरफा वहाँ आराम से चेयर पर बैठ जाती है और वो अहमद को कहती है कि यार तुम्हारे पास हैंड फ्री है। तो वो कहता है नहीं मेरे पास हैंड फ्री तो नहीं है, मैं वो तो घर में रह गई है। तुम ना ज़रूरी चीज़ें तो लाते ही नहीं हो, हमेशा मुंह चढ़ा के रहते हो। अच्छा मेरे से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। तुमने मेरे से पंगा लिया ना इरफा, अब जो कह रहा हूँ जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इस तरह फ्रेंडली रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे जो कुछ बोला है मैं भूल जाऊँगा? मैं नहीं भूलूँगा। इरफा को बहुत अजीब लग रहा होता है। अहमद तुम्हारी वजह से तुमने मुझे पापा से डांट खिलवाने की कोशिश की, वो तो तुम्हारा प्लान फेल हो गया। फिर तुमने मुझे डराने की कोशिश की, उसमें भी तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अब तुम मेरे से ऐसे साउंड कर रहे हो कि ओ माय गॉश मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तुम्हें जैसा लगता है ना तो तुम करो, ठीक है। अभी बाद में मुझसे भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं भी तुमसे सीधे मुँह बात करूँगी। हैंड फ्री मांगी थी तुम्हें, कौन सा तुम्हारे सर में मारने वाली थी हैंड फ्री? अजीब इंसान हो तुम। अब यहाँ लाउडली म्यूज़िक चलाऊंगी तो लोगों को एतराज़ होगा ना, यहाँ के मैनेजमेंट को। अहमद उससे मुखातिब होकर कह रहा होता है, अभी उसे बातें ही सुनाने वाला होता है तब तक इनकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। और इरफा को कहता है कि मैं तुम्हारे बैग कब से उठा के चल रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं लगा हुआ। अब ये लगे जब ना खुद उठाओगी तुम। अच्छा ठीक है मत उठाओ ये बैग्स, मैं तो तुम्हारे साथ वैसे ही कहीं जाना नहीं चाह रही। अच्छी बातें मैं नहीं जाऊँगी। इरफा ऐसे करके अभी जा ही रही होती है एयरपोर्ट से बाहर कि अहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चलोगी तो तुम, अगर तुम ना चले तो तुम्हें मैं ना इसी बैग में पैक करके ले जाऊँगा। इरफा फ़ौरन ही बहुत दहाड़े मार मार के हंसना शुरू कर देती है। अच्छा मैं इस बैग में फिट आऊँगी वैसे बताओ? ओह अब तो मुझे धमकी दोगे? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इरफा उसे आंखें दिखाने लगती है। अहमद की हंसी छूट जाती है। वो कहता है तुम्हारी बातें ना मैं बाद में सुन लूँगा, अभी चलो। अच्छा मुझे आपसे कुछ पूछना था, तुम्हारे अभी सवाल जवाब ख़त्म नहीं हुए। वहाँ पर अहमद अपने सारे कागजी कार्रवाई करके जब वो आराम से जहाज़ में बैठ जाती है तो इरफा कहती है खिड़की वाली जगह से ना मुझे देखना है, मैंने पूरी ज़िंदगी प्लेन में नहीं बैठी, अब खिड़की वाली सीट ना मुझे चाहिए। इतनी ज़िद करती है कि अहमद कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ यहाँ पर, मैं दूसरी जगह पर बैठ जाता हूँ। अहमद उसके पास दूसरी सीट पर बैठ जाता है जबकि इरफा की दूसरी सीट होती है। इरफा कहती है कि अहमद पूरी ज़िंदगी मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कभी मैं प्लेन में बैठूंगी या फिर ऐसे कभी मैं कहीं घूमने जाऊंगी। अहमद इरफा को 2 मिनट के लिए देखकर उसके चेहरे पे बदजोरी से स्माइल देखकर ये भूल चुका होता है कि इरफा ने कभी उसे बहुत सारी बातें सुनाई भी होती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने सारे ख्यालात झटक के आराम से बिना कोई चेहरे पर कोई तासुरात लाए आराम से बैठ जाता है। इरफा अहमद का काफ़ी सरगाने की कोशिश करती है लेकिन अहमद उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा हुआ होता है। उधर फ़राह बहुत अजीब से लग रहा होता है। क्या हुआ फ़राह बेटा? फ़राह जो होती है वो इरफा के घर वालों से मिलने में आई हुई होती है। क्या हुआ बेटा तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? हाँ आंटी वो इरफा जो है ना, इरफा क्या पता नहीं क्यों। इरफा जी बेटा तुम्हारी इरफा से कोई बात हुई थी? हाँ खाला मैंने इरफा से बात की थी, उसके घर पे कुछ अजीब ही चीज़ें चल रही हैं। क्या चल रहा है बेटा? आंटी मुझे नहीं पता पर ये बात तो तय है कि इरफा वहाँ खुश नहीं है। इधर उसकी बुआ सुन लेती और कहती है कि बेटा अब उसकी ज़िंदगी है, उसका नसीब है, अब तो पूरी ज़िंदगी उसे उसी के साथ ही रहना है।
वहाँ फ़रा ये मुखातिब करती है अपनी खाला को, इरफ़ा की अम्मी को, जिसे वो खाला बोलती थी, कि मतलब माशरे में एक इंसान तो शादी कर लेता है तो फिर वो अच्छा इंसान है या बुरा, पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। इरफ़ा की अम्मी इरफ़ा का बात सुनकर वो खामोश हो जाती है और वो यही कहती हैं कि बेटा अच्छा था बुरा था, वो नसीब है उसका, उसने अपना ख़ुद फ़ैसला लिया है। उसे हमारे बड़ों की बातें समझ में नहीं आई तो अब उसने अपना फ़ैसला ख़ुद लिया है तो अब वो फेस भी कर लेगी बेटा। पर खाला अगर कल को कुछ खुदा ना खास्ता होता है तो क्या आप इरफ़ा को सपोर्ट करोगे कि वो अहमद से अलग हो जाए? बेटा खुदा ना करे कि ऐसी कोई बात हो, अगर ऐसा होता है तो हम खुद बातें करके मामला सुलझा लेंगे। इरफ़ा की फ्रेंड फ़रा को ये लग रहा होता है कि शायद इसके घर वाले कभी भी इसे सपोर्ट ना करें कि वो अहमद के बिना ज़िंदगी गुजार सके। इरफ़ा की फ्रेंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखती है उसे, उसकी अम्मी को। तो फिर उसकी अम्मी कहती है बेटा तुम्हारी बात हुई है? हाँ आंटी का तो वो तुमसे मिली है? जी आंटी आज ही हम उससे मिले थे। और फिर इतने में वो खामोश हो जाती है। बेटा कोई बात नहीं, मैं खुद आज इरफ़ा से बात कर लूँगी। वैसे भी मैंने सोचा उनके घर में इतने प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इरफ़ा सारी चीज़ें खुद संभाल रही है तो अभी उसे इतना ज़्यादा कॉल करके परेशान नहीं करती हूँ। लेकिन खाला वो इरफ़ा की बुआ जो होती है वो उन्हें कहती हैं कि बेटा अब उसकी ज़िंदगी उसके साथ है। तुम बताओ, तुमने इरफ़ा को बता तो दिया ना तुम्हारी शादी है, वैसे आना है? मैंने बताया तो है लेकिन पता नहीं वो शादी अटेंड करके आएगी या कहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी फैमिली वाले तो कहीं जा रहे थे ना। और इरफ़ा का तो मुझे ठीक से नहीं पता, उससे मैं बात कर रही थी, उसे उसके हबी की कॉल आ गई और फिर वो चली गई बुआ। अच्छा, इतने ये सारी बातें करके फ़रा को कॉल आ रही होती उसकी अम्मी की, तो फिर वो कहती है आंटी मैं फिर कल आऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ। फ़रा चली जाती है अपने घर। इरफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाती है कि ऐसे क्या बात है, वो ऐसा क्यों बोल रही थी। उधर इरफ़ा आराम से दूसरा सिटी पहुंच जाती है। अहमद उसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इरफ़ा की हरकतों की वजह से वो उससे इग्नोर हो ही नहीं पा रही होती। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे टैक्सी में वो सारे सामान रखते हैं और फिर वो वहाँ गाड़ी जब चलना स्टार्ट होती है तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है इस्लामाबाद में। अहमद अहमद क्या हुआ? पूरे रास्ते में तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, अभी भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही हो, सिर्फ बाहर ही देखे जा रहे हो। उस वक्त भी तुम मुझे नहीं देख रहे थे। तुम यही तो चाहती थी ना इरफ़ा, मैं तुम्हें ना देखूं, तुमसे दूर रहूं, तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूं, तुमसे कुछ मुखातिब ना करूं, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूं इरफ़ा। तो मैं वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अहमद मैं ऐसा तो नहीं कहना चाह रही थी, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या था इरफ़ा? अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस्लामाबाद में कहीं घुमाने ले जाओगी या नहीं? अहमद पहले सोच रहा होता है कि हाँ यार, अब पहली बार कहीं घूमने के लिए आए हैं तो चलो बहुत सारा घूमेंगे। लेकिन अगले ही पल इरफ़ा उसे देख के कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ कहीं घूमने? तुम मुझे कहीं ले ही नहीं जाओगे, यही कहोगे कि क्या कि तुम तो यही कहोगे ना कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो फिर तुम मुझे अपने साथ कहीं क्यों ले जाओ? अहमद हंसना शुरू कर देता है। अरे पगली इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से पिघल जाऊँगा? तुमने मेरे इतना दिल तोड़ा, इतना मुझे इंसल्ट फील करवाया, हमेशा मुझे इतना हर्ट किया और अब मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रख रही हो। अल्लाह तुम भी ना अजीब इंसान हो अहमद। चलो भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मुझे बस इतना बताओ कि इस्लामाबाद में आपका कोई घर है या फिर यहाँ पे किसी होटल में रहने का इरादा है? अरे नहीं यार, यहाँ पर हमारा एक बंगलो है, हम वहाँ रहेंगे। इरफ़ा को बहुत अजीब लगता है, यहाँ पे कोई रहता है? नहीं, ये हमारा जो घर है ना, यहाँ हमने बस यहाँ पे एक सर्वेंट रहता है घर की देखभाल करने के लिए, और हम वहाँ जाएंगे पहले सर्वेंट क्वार्टर में, वहाँ बंगले को चाबी लेंगे और उसके बाद हम बंगले में एंटर कर जाएंगे। इरफ़ा सोच रही होती है कि ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो गई ना। इरफ़ा अहमद को देखकर उसे मुखातिब होती है और उसे कहती है कि अहमद
मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, लेकिन अगर जिस तरह तुम मेरे से इतना मिसबिहेव करोगे ना, तो मेरी जगह कोई और भी होगा ना, तो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। अहमद उससे मुखातिब होता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है इरफा, इतनी मोहब्बत करता हूँ तो मैं एक पल तुमसे दूर नहीं रह सकता और तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती रहती हो। गाड़ी उनकी मंजिल तक पहुँचती है, वो अपने घर तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो पहुँचते हैं इरफा के फ़ोन पे कॉल आती है उसकी अम्मी की और वो बात करना स्टार्ट कर रही होती है। क्या हुआ इरफा, चीज़ें सेट करवाने में मेरी हेल्प नहीं करोगी? अहमद इरफा से मुखातिब होता है। उधर उसकी अम्मी उसे सलाम दुआ कर, हेलो अम्मी। हाँ बेटा, बताओ सब ठीक है ना? हाँ मामा सब ठीक है। बेटा अभी आप कहाँ पे हो? अम्मी हम इस्लामाबाद आए हैं। अच्छा, और किसके साथ? अम्मी अभी कमाल करती हैं। मैं किसके साथ आ सकती हूँ? अहमद के साथ आई हूँ और किसके साथ आऊँगी अम्मी? अम्मी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम ना कल बात करते हैं इस मामलात के बारे में, सही है? अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। क्या हुआ इरफा, तुमने कॉल बंद कर दी? अहमद मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही मुझे नींद सोना है। इरफा ना देखती है ना ताओ, बेड जैसा भी होता है वहाँ लेट नहीं लगती है कि अहमद उसे रोक देता है। अल्लाह कितनी लेज़ी इंसान हो तुम, कम से कम ये कपड़ा तो हटा के सो यार, इधर धूल मिट्टी में ही सो जाओगी। हाउ आर यू केयरलेस इन यहाँ। अरे यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो बस। इरफा सो जाती है अपना फ़ोन वहीं टेबल पे रख के। उधर ही उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, इरफा सो जाती है। अहमद जब बाहर खाने पीने का बंदोबस्त करके आता है, रूम में आता है इरफा को बुलाने के लिए कि चलो हम खाना खाते हैं, वो देखता है कि इरफा सो रही है और फिर वो भी उसके करीब आके लेट जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ के किस करने लगता है और वो सोचता है कि यार इरफा कितनी मासूमियत के साथ आराम से नींद फरमा रही है।